बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर। तो जो महाविस्फोटक सिद्धांत हुआ था, जिसको बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उस उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो जॉर्ज लेमेत्र ने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मांड। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो गैलेक्सी हैं अनेक आकार प्रकार में दिखाई देती हैं, जैसे कि कुछ होती हैं एलिप्टिकल होती हैं, कुछ स्पायरल होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं। लेकिन वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के बारे में जो पूर्व धारणा थी और विभ्रम था, उसके विपरीत उसने यह स्पष्ट किया कि जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है उसका आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार या वेरिड स्पाइरल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। तो जो हमारी आकाशगंगा है वो 220 किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, 25 करोड़ वर्ष। और परिक्रमा की जो ये अवधि होती है वो ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का। तो तारों का जो विभिन्न रंग है उनके ताप का सूचक होता है, और विभिन्न रंगों के तारों का ताप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे जो नीला तारा है उसका तापमान 50,000 से 28,000 केल्विन होगा। ऐसे जो श्वेत है उसका 10,000 से 7500 केल्विन। ऐसे ही अगर लाल है तो 3500 से 2000 केल्विन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, एडिंगल्टन सीमा, हायल सीमा या फाउल सीमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। जो भारतीय भौतिकविद थे सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वो सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर के जो तारे थे वो श्वेत वामन बनते थे, और उसके ऊपर के जो बचे हुए द्रव्यमान वाले तारे थे वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, जिसे कृष्ण विवर के रूप विवर कहते हैं, उसके रूप में परिवर्तित होते थे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होते हैं। और ये पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य के जो 8 गुने आकार के तारे हैं वो विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है, और इससे बड़े तारों का जो अवशेष है वो 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। तो ये जो मान है इसी को चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष या धूमकेतु। तो अभी बताया है पहले ही कि जो तारे हैं उनकी के कारण क्या होता है, जो ब्लैक होल्स होते हैं वो बनते हैं, जिसे कृष्ण विवर कहते हैं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कृष्ण विवर। किरण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल थियरी को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या हरिगोविंद खुराना ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने। कथन: ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण: ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो जो ब्लैक होल है उसको दूरबीन से प्रत्यक्ष देख पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका
प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के रेडिएशन, यहाँ तक कि जो प्रकाश किरण है उसको भी निकलने नहीं देता। और अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। तो अभी बताया कि जो ब्लैक होल है उसका जो अत्यधिक उच्च घनत्व है वो इतना प्रबल होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र से प्रकाश किरणों तक भी नहीं जाने देता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने या जेबी नार्लिकर ने। तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। जो भारतीय अमेरिकी खगोलविद थे एस चंद्रशेखर, उन्हीं को चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट जो 1.44 ms है के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जाना जाता है। और इसके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। तो जो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है और इसे सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा। निम्न में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। तो कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और इनसे जो आने वाली रेडियो तरंगों से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार पल्सर तो भी एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो वेव्स को उत्सर्जित करता रहता है, लेकिन जो कृष्ण मास्टर है वो खगोलीय वस्तु नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण मास्टर। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वासर। तो पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि जो ब्रिटल स्टार होता है उसका संबंध एनीमेलिया जगत या इकोनोडर्मेटा संघ जो है उससे है, जो समुद्री जीव जैसे सी स्टार है उन्हीं के एकदम इक्विवेलेंट है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटल स्टार। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह है जो हमें एक डिफिनिट आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, जिसको हम लोग तारामंडल या नक्षत्र या इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीटलग्यूस या बिग डीपर। तो बीटलग्यूस जो है वो ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है और ये पृथ्वी से लगभग 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में जब जॉन मार्शल ने देखा, लेकिन सन 1995 हब्बल दूरदर्शी ने इसका चित्र खींचा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीटलग्यूस। और सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह सबसे पहला चित्र था। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट, आकाश स्याह काला है, सेकंड, तारे टिमटिमाते नहीं, थर्ड, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो जब भी अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आकाश को काला दिखाई देगा या तारे टिमटिमाई ना दिखाई दें। इसका कारण जो है वायुमंडल हीनता है, ना कि पृथ्वी की तुलना में ताप की अधिकता। तो जो कथन 3 है वो क्या है, वो गलत है और 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वो अवस्थित है
विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या उत्तर ध्रुव पर। तो तारे जो हैं वो नॉर्थ और साउथ ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विषुवत रेखा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी में था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ध्रुव तारा की दिशा में चले, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखकर चले। तो देखिए सभी को पता है कि ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर दिशा में चमकता है, और पूरब जब जाएंगे तो उत्तर हमारे बाईं तरफ पड़ेगा। तो ध्रुव तारे को अगर हम अपनी बाईं ओर रख कर चलेंगे तो अपनी जो यथा स्थिति है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चलें। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग, भारहीनता, शिशुलुनर या बाइट। तो जो बाइट है वो कंप्यूटर प्रणालियों में जो द्विआधारी या बाइनरी नंबर्स होती हैं उनकी यूनिट होती है, और अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाइट। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्रमा ग्रहों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का स्थापन, या पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो जो इवेंट होराइजन होता है वो एक बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है, और इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। सेकंड जो है आपका सिंगुलैरिटी है। यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहां किसी भी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इन्फिनिटी हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी क्या है कि इसमें सारे के सारे पदार्थ एवं बलों का जो एकल सैद्धांतिक रूपरेखा है उसको सम्मिलित करके ब्रह्मांड के मूल स्तर की जो व्याख्या है कणों के स्तर पर कंपायमान जो स्ट्रिंग है उसके पद में की जाती है। जो नेक्स्ट है वो है स्टैंडर्ड मॉडल। तो जो कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल के सिद्धांत को अपनाते हैं उसमें ब्रह्मांड में जो 4 मूल बल हैं उनमें से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध।